दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने 2023, 2022 और 2021 के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, अब जो हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, वह हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2020 को। ठीक है दोस्तों, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, सब परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को देखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। क्या है पहला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में क्या श्री पर्वतीय कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इच्छावकु। ठीक है, क्या है इच्छावकु, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल हम वही आंसर देखेंगे दोस्तों जो हमारा पॉइंट सही होगा। ठीक है, हम डिटेल में व्याख्या नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं निकट हैं, डिटेल में हम नहीं देख के केवल वही आंसर देखेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से सही है आंसर, उन्हीं को हम देखते चलेंगे। ठीक है, देखें निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो याद रखिए इच्छावकु। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो याद रखिए दोस्तों इच्छावकु। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ देखें, कह रहा है कि मौर्य काल में अग्रहानुमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, मौर्य काल में अग्रहानुमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो याद रखिए दोस्तों मार्ग निर्माण। ठीक है, रोड डेवलपमेंट। ठीक है, मौर्य काल में अग्रहानुमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो याद रखिए दोस्तों मार्ग निर्माण। ठीक है, क्या है मार्ग निर्माण, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौर्य काल में अग्रहानुमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो याद रखिए ऑप्शन सी मार्ग निर्माण। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियां। ठीक है, तो मत्स्य की राजधानी हो जाएगी दोस्तों विराटनगर। क्या है मत्स्य की राजधानी हम सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा विराटनगर। ठीक है, कुरु की दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे। तो कुरु की हमारी राजधानी सुमेल करेंगे दोस्तों हम इंद्रप्रस्थ से। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा सूरसेन। तो सूरसेन को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे, सूरसेन को सुमेल करेंगे मथुरा से और अस्मक को सुमेल करेंगे दोस्तों पोतन से। ठीक है, और सही आंसर हम किसको मार्क करेंगे। तो सही आंसर यहाँ देखें हम किसको मार्क करेंगे, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। चलिए यहाँ एक बार देखेंगे, मत्स्य की राजधानी हो जाएगी दोस्तों विराटनगर। क्या है मत्स्य की राजधानी हो जाएगी विराटनगर, कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और अस्मक की पोतन। ठीक है, मत्स्य की हो जाएगी दोस्तों विराटनगर, कुरु की हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन। ठीक है, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन। मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है, फिर देखें निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे वी.एस. वाक कंकर। ठीक है, वी.एस. वाक कंकर, यह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। तो याद रखिए दोस्तों वी.एस. वाक कंकर। ठीक है, वी.एस. वाक कंकर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कुछ हड़प्पा पुरा स्थल दिए गए हैं और उनके संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य कहाँ कहाँ पे वे स्थित हैं, हमको सुमेल करना है। ठीक है दोस्तों, तो सुमेल करेंगे। चलिए बालू का हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। क्या है जो बालू हमारा हड़प्पा पुरा स्थल है वह कहाँ स्थित है दोस्तों। तो वह स्थित है दोस्तों हमारा हरियाणा में। ठीक है,
बालू हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों, वह है हमारा हरियाणा में। ठीक है, मांडा कहाँ है, तो मांडा हम सुमेल करेंगे दोस्तों, मांडा को हम लोग सुमेल करेंगे जम्मू कश्मीर से। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है कि पाडरी, तो पाडरी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, पाडरी को सुमेल करेंगे गुजरात से। और हुलास को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो हुलास को सुमेल करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश से। और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए, बालू को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों हरियाणा से। ठीक है, बालू को सुमेल करेंगे दोस्तों हरियाणा से। मांडा को सुमेल करेंगे जम्मू कश्मीर से। पाडरी को सुमेल करेंगे गुजरात से। हुलास को सुमेल करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश से। फिर देखिए, बालू को सुमेल करेंगे हरियाणा से, मांडा को जम्मू कश्मीर से, पाडरी को गुजरात से और हुलास को उत्तर प्रदेश से। ठीक है, फिर देखिए, बालू को सुमेल करेंगे हरियाणा से, मांडा को सुमेल करेंगे जम्मू कश्मीर से, पाडरी को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से और हुलास को सुमेल करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बालू को सुमेल करेंगे दोस्तों हम हरियाणा से, मांडा को सुमेल करेंगे जम्मू एवं कश्मीर से, पाडरी को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से और हुलास को सुमेल करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश से। ठीक है, क्या है, बालू को सुमेल करेंगे दोस्तों हम हरियाणा से। ठीक है, फिर दोस्तों मांडा को सुमेल करेंगे जम्मू कश्मीर से, पाडरी को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से और हुलास को सुमेल करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बालू को सुमेल करेंगे हरियाणा से, मांडा को सुमेल करेंगे जम्मू एवं कश्मीर से, पाडरी को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से, हुलास को सुमेल करेंगे उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बालू को सुमेल करेंगे हरियाणा से, मांडा को सुमेल करेंगे जम्मू एवं कश्मीर से, पाडरी को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से और हुलास को सुमेल करेंगे दोस्तों हम उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक एक बार और देख लेते हैं। बालू को सुमेल करेंगे दोस्तों हरियाणा से। ठीक है, मांडा को सुमेल करेंगे जम्मू कश्मीर से, पाडरी को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से और हुलास को सुमेल करेंगे उत्तर प्रदेश से दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरौनी ने किया है। पहला पॉइंट कह रहा है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरौनी ने किया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, ठीक है, फिर कह रहा है कि आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरौनी ने किया है, और फिर कह रहा है कि सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों दोनों पॉइंट सही दिए गए हैं, यानी कि क्या है, हम सही आंसर मार्क करेंगे, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लें कि मुल्तान के जो सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग ने भी किया है, आबू जईद ने, अल मसूदी तथा अल बरौनी ने भी किया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और जो सांबपुर यात्रा उत्सव है, यह किससे संबंधित है, तो सूर्य पूजा से संबंधित है। दोनों पॉइंट हमारे 1 तथा 2 सही दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता थी दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों हमारी एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों उत्तर वैदिक समाज, तो उत्तर वैदिक समाज हमारा क्या था, उत्तर वैदिक समाज दोस्तों हमारा कृषक समाज था। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों ऋग्वैदिक समाज, तो ऋग्वैदिक समाज क्या था दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज दोस्तों हमारा हो जाएगा यह चारागाह। ठीक है, फिर दोस्तों मध्यकाल, तो मध्यकाल दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मध्यकाल हो जाएगा दोस्तों हमारा जमींदारी। ठीक है, और सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है कि उत्तर वैदिक समाज, तो याद रखिए दोस्तों उत्तर वैदिक समाज हमारा कृषक था। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज हमारा दोस्तों चारागाह था और मध्यकाल हमारा जमींदारी था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय थी दोस्तों, उत्तर वैदिक समाज हमारा कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था और मध्यकाल दोस्तों हमारा जमींदारी थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय था, उत्तर वैदिक समाज हमारा क्या था, वह कृषक था दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज हमारा चारागाह था और मध्यकाल दोस्तों हमारा जमींदारी था। ठीक है, सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेल करना है। ठीक है, चलिए
यहाँ देखें इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है, ठीक है। यहाँ आंसर इसका देखें स्टार मार्क किया गया है। इसकी डिटेल व्याख्या हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे औपनिवेशिक काल में जाति व्यवस्था अत्यंत गहराई से भारतीय समाज में क्या थी, विद्यमान थी, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज में एक तरह की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें वंशानुगत आधार पर जातियों के द्वारा अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का परस्पर निर्वहन किया जाता था। इसे क्या कहते थे हम लोग, जजमानी प्रथा कहते थे, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज में एक तरह की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें वंशानुगत आधार पर जातियों के द्वारा अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का परस्पर निर्वहन किया जाता था और इसे हम लोग जजमानी प्रथा कहते थे, ठीक है। कह रहा है कि भारत के विभिन्न स्थानों पर इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में हम लोग जानते हैं दोस्तों किसे, उत्तर भारत में इसे हम जानते हैं दोस्तों किस नाम से, तो उत्तर भारत में जानते हैं दोस्तों हम जजमानी नाम से, ठीक है। उत्तर भारत में दोस्तों हम लोग इसे जानते हैं जजमानी नाम से। महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं, तो महाराष्ट्र में हम लोग जानते हैं दोस्तों बारह बलूट नाम से, ठीक है। महाराष्ट्र में हम लोग जानेंगे दोस्तों किस नाम से, बारह बलूट नाम से, ठीक है। फिर दोस्तों तमिलनाडु में इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, तो तमिलनाडु में हम लोग जानते हैं दोस्तों मिरासी नाम से, ठीक है। तमिलनाडु में हम लोग जानते हैं मिरासी नाम से। और कर्नाटक में हम लोग जानते हैं दोस्तों अडाडे नाम से, ठीक है। कर्नाटक में जानते हैं हम लोग अडाडे नाम से, ठीक है। इसने जो पुस्तक ने दिया है आंसर वह दिया है दोस्तों हमारा डी। जबकि नोट देखें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। क्या उत्तर विकल्प बी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इस पुस्तक में दिएगा जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इसको सुमेल कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग यह जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माना था ऑप्शन उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम जो पुस्तक में दिया गया है विकल्प उसके हिसाब से इसको सुमेल करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी के हिसाब से हम लोग सुमेल करेंगे। चलिए सुमेल करते हैं दोस्तों, ठीक है। जजमानी प्रथा को हम लोग किससे सुमेल करेंगे, तो जजमानी प्रथा को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, जजमानी को हम लोग सुमेल करेंगे उत्तर भारत से, ठीक है। यहाँ देखें, चलिए देखिए जजमानी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों उत्तर भारत से, ठीक है। बारह बलूट को किससे सुमेल करेंगे, बारह बलूट दोस्तों हम कहते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। बारह बलूट हम कहेंगे इसको सुमेल करेंगे महाराष्ट्र से, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग मिरासी, तो मिरासी को हम लोग किससे सुमेल करेंगे, मिरासी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो मिरासी को सुमेल करेंगे दोस्तों तमिलनाडु से, ठीक है। और फिर दोस्तों है हमारा अडाडे, तो अडाडे को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, अडाडे को सुमेल करेंगे दोस्तों कर्नाटक से, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जजमानी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों उत्तर भारत से, बारह बलूट को सुमेल करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र से, ठीक है। बारह बलूट को सुमेल करेंगे महाराष्ट्र से। मिरासी को सुमेल करेंगे दोस्तों तमिलनाडु से, ठीक है। और अडाडे को सुमेल करेंगे दोस्तों कर्नाटक से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जजमानी को सुमेल करेंगे दोस्तों उत्तर भारत से, ठीक है। बारह बलूट को सुमेल करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र से। मिरासी को सुमेल करेंगे दोस्तों तमिलनाडु से। और अडाडे को हम सुमेल करेंगे दोस्तों कर्नाटक से, ठीक है। जजमानी को सुमेल करेंगे दोस्तों उत्तर भारत से, ठीक है। बारह बलूट को सुमेल करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र से, ठीक है। मिरासी को सुमेल करेंगे दोस्तों तमिलनाडु से। और अडाडे को सुमेल करेंगे दोस्तों कर्नाटक से, ठीक है। जजमानी को सुमेल करेंगे उत्तर भारत से, बारह बलूट को सुमेल करेंगे महाराष्ट्र से, मिरासी को सुमेल करेंगे तमिलनाडु से, अडाडे को सुमेल करेंगे दोस्तों कर्नाटक से। एक बार और, जजमानी उत्तर भारत, बारह बलूट महाराष्ट्र, मिरासी दोस्तों तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक। सही आंसर हम पुस्तक के हिसाब से ऑप्शन डी मार्क करेंगे, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है यहाँ देखें, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखें फतवा जहांदीरी, फिर है दोस्तों पृथ्वीराज रासो, फिर है किताबुल हिंद और फिर है दोस्तों तबकाते नासरी, ठीक है दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए इसका सीरीज क्या दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर मार्क किया गया है, ठीक है। यानी कि 3, 2, 4 और 1, ठीक है। 3, 2, 4 और 1, यानी कि दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा किताबुल हिंद, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों किताबुल हिंद, जो कि किसके द्वारा रचना इसकी की गई है, वह की गई है दोस्तों हमारी अल-बरौनी के द्वारा, ठीक है। यह दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा हमारा किताबुल हिंद, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा पृथ्वीराज रासो और फिर हो जाएगा तबकाते नासरी, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा तबकाते नासरी और सबसे लास्ट में हो जाएगा दोस्तों फतवाए जहांदीरी, ठीक है। सबसे लास्ट में हो जाएगा दोस्तों फतवाए जहांदारी, ठीक है। क्या है, सबसे पहले होगा दोस्तों हमारा किताबुल हिंद, ठीक है।
फिर होगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो, फिर होगा दोस्तों तबकाते नासरी, और सबसे लास्ट में होगा दोस्तों फतवाए जहांदारी। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले होगा किताबुल हिंद, ठीक है, फिर होगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो, फिर होगा दोस्तों तबकाते नासरी, और सबसे लास्ट होगा फतवाए जहांदारी। ठीक है दोस्तों, किताबुल हिंद की रचना की थी दोस्तों अलबरौनी ने, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी दोस्तों चंद बरदाई ने, ठीक है, तबकाते नासरी की रचना की थी दोस्तों मिनहाजुल सिराज ने, ठीक है, मिनहाजुल सिराज ने दोस्तों तबकाते नासरी की रचना की थी, और फिर दोस्तों फतवाए जहांदीरी की रचना की थी जियाउद्दीन बरनी ने। ठीक है, फतवाए जहांदारी की रचना की थी जियाउद्दीन बरनी ने, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले किताबुल हिंद जिसकी रचना की थी अलबरौनी ने, सबसे पहले हो जाएगा, फिर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना की थी चंद बरदाई ने, ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा तबकाते नासरी जिसकी रचना की थी दोस्तों मिनहाजुल सिराज ने, ठीक है, और फिर हो जाएगा दोस्तों फतवाए जहांदारी जिसकी रचना की थी दोस्तों जियाउद्दीन बरनी ने। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 3, 2, 4 और 1। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें क्या कह रहा है 10वां नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखते चलें दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। क्या है, कह रहा है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, कौन, अबुल हसन कुतुब शाह। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो याद रखिए अबुल हसन कुतुब शाह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो याद रखिए अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है देखेंगे, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। ठीक है, कह रहा है कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर है कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो 1 तथा दोनों पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। सही आंसर हम मार्क करेंगे 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, फिर से देख लेंगे कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो 1 तथा 2 दोनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है यहाँ पे, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है दोस्तों। ठीक है, अधिकारी दिए गए हैं और उनके विहित कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों। सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, और डिटेल हम नीचे एक बार फिर से इसका सीरीज सही से देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे यदि बात करें दोस्तों दीवाने तन की, ठीक है, तो दीवाने तन अधिकारी हमारा किससे इसका कर्तव्य क्या था। दीवाने तन का दोस्तों कर्तव्य था जागीर व वेतन को देखना। ठीक है, दीवाने तन का क्या था, जागीर व वेतन को देखना। ठीक है, दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना। ठीक है, दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना। फिर कह रहा है दोस्तों मुस्तौफी, तो मुस्तौफी था दोस्तों राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। ठीक है, मुस्तौफी क्या था, राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। ठीक है, मुशरिफ क्या था, तो मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए था। ठीक है, मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए था। और वकीया नवीश क्या था, तो वकीया नवीश था प्रमुख घटनाओं व फरमानों को क्या करना, सूचीबद्ध करना। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए दीवाने तन क्या था, तो दीवाने तन था दोस्तों जागीर व वेतन को देखना। ठीक है, दीवाने तन था जागीर व वेतन को देखना। ठीक है, मुस्तौफी था दोस्तों राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। क्या है, मुस्तौफी था राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। ठीक है, मुशरिफ था दोस्तों कार्यालय को संभालने के लिए। क्या है, मुशरिफ था कार्यालय को संभालने के लिए। और वाकिया नवीश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना इसका काम था। ठीक है, दीवाने तन था जागीर व वेतन को देखना,
मुस्तौफी था दोस्तों राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना, ठीक है। मुशर्रिफ था दोस्तों कार्यालय को संभालने के लिए और वाक़या नवीश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना इसका काम था, ठीक है। दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना। मुस्तौफी हो जाएगा राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशर्रिफ हो जाएगा कार्यालय को संभालने के लिए और वाक़या नवीश हो जाएगा प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, ठीक है। दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना। मुस्तौफी राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए और वाक़या नवीश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, ठीक है। दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना। मुस्तौफी राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए वाक़या नवीश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यह हमारा अजमेर दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल सही है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब दिया गया है दौलताबाद, यह भी हमारा बिल्कुल सही है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ठीक है। कह रहा है शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, तो यह भी हमारा सही है शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ठीक है। फिर कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, तो यह दोस्तों शेख जो दिया गया है शेख निजामुद्दीन औलिया, यह मुल्तान से सुमेलित ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखें कह रहा है कि चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया बाबा किसके थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। कह रहा है कि माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। तो यहाँ मुल्तान ना होके दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा दिल्ली हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। चलिए यहाँ देखें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों अजमेर बिल्कुल सही सुमेल है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दोस्तों दौलताबाद बिल्कुल सही सुमेल है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों अजमेर बिल्कुल सही सुमेल है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दोस्तों दौलताबाद बिल्कुल सही सुमेल है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा बिल्कुल सही सुमेल है, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान दिया गया है, यह हमारा गलत सुमेल है, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दोस्तों दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ठीक है। जबकि शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान ना होके दोस्तों यह दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने 14वें नंबर प्रश्न की तरफ, एक बार और देख लें। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि गलत सुमेल है शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि मुल्तान से सुमेल ना होके दिल्ली से सुमेल हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखें। चलिए देखें दोस्तों यहाँ पे 14वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों यह है दोस्तों सहाब नहर, ठीक है। क्या है, सहाब नहर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मुगल काल में सहाब नहर का निर्माण रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो याद रखिए दोस्तों सहाब नहर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो याद रखिए दोस्तों सहाब नहर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें एक पॉइंट और याद रख लें कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों में उलुग खानी और रजबवाह सर्वाधिक प्रसिद्ध थी, ठीक है। उलुग खानी और रजबवाह, ठीक है। और रजबवाह जो हमारा कह रहा है कि जो हमारा मुगल काल में सहाब का निर्माण रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया, ठीक है। कह रहा है कि मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो वह हो जाएगा हमारा आंसर इसका सहाब नहर, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा इस पॉइंट को। और अब हम बढ़ेंगे दोस्तों 15वें नंबर। चलिए देखिए दोस्तों 15वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। तो याद रखिए दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। तो याद रखिएगा दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारी किताबें नौरस है, यह पुस्तक लिखी गई है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है, आगे देखेंगे। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखें। कथन कह रहा है दोस्तों कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, कथन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर कारण कह रहा है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह भी दोस्तों हमारा कारण भी जो दिया गया है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन कह रहा है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। ठीक है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। फिर कारण कह रहा है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण क्या दिए जाते हैं। तो यहाँ हम सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। ठीक है, फिर है हमारा कारण कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम मार्क करेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम हिस्ट्री के तहत हमारा एक टॉपिक अलग है, वह पढ़ेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, यह हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के तहत आता है। चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि 17 नंबर प्रश्न की भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वार्षिक गठन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। तो याद रखिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वार्षिक गठन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। इसका आंसर दोस्तों क्या किया गया है, स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, और हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए देखें यहाँ पे, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या किया गया है, स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों भारत सरकार द्वारा वर्ष 1919 में ILO के वार्षिक गठन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसको, नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था, जबकि सलाहकार के रूप में किसको, VP वाडिया को नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1919 में ILO के वार्षिक गठन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था, जबकि सलाहकार के रूप में VP वाडिया को नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि NM जोशी समाज सेवा लीग बॉम्बे के सचिव थे, जबकि VP वाडिया ने वर्ष 1918 में मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था। ठीक है, क्या है, NM जोशी समाज सेवा लीग बॉम्बे के सचिव थे, जबकि VP वाडिया ने वर्ष 1918 में मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है, यानी कि VP वाडिया माना है इसका आंसर। ठीक है, जबकि दोस्तों सही आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा दोस्तों नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, जबकि सलाहकार के रूप में किसको, VP वाडिया को नियुक्त किया गया था। ठीक है, जबकि आयोग ने इसका आंसर इस प्रश्न का किसको माना था, VP वाडिया को। ठीक है, तो आयोग का प्रश्न भी आप लोग जो इसने उत्तर माना है आयोग ने, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, आयोग ने उत्तर माना था दोस्तों किसको, वह है हमारा विकल्प ए, यानी कि VP वाडिया को। जबकि एक्यूरेट यदि बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था हमारे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1919 में ILO के वार्षिक गठन सम्मेलन में किसको, नारायण मल्हार जोशी को, और उनके सलाहकार के रूप में हम लोगों ने भेजा था VP वाडिया को। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, NM जोशी समाज सेवा लीग के सचिव थे, जबकि VP वाडिया वर्ष 1918 में मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा और आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन ए माना था, यानी कि VP वाडिया। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी हमारा एक्सला सैपल 1748 की संधि के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही दिया गया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हमारा एक्सला सैपल 1748 की संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हमारे दोस्तों यहाँ पे सही
सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सला-सेपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो याद रखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है दोस्तों कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो यह भी हमारा पॉइंट सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि एक्सला-सेपल 1748 के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। तो याद रखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी दोस्तों एक्सला-सेपल 1748 और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था हमारा एक्सला 1748 की संधि के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे दोस्तों। यहां देखिए कह रहा है दोस्तों हमारा 19 नंबर प्रश्न, यहाँ पे कुछ अधिनियम दिए गए हैं और उनको हम लोग उनके वर्ष से सुमेल करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों भारतीय शस्त्र अधिनियम। ठीक है, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम दोस्तों हमारा सुमेल हो जाएगा किससे? भारतीय शस्त्र अधिनियम हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों किससे? वह है हमारा भारतीय शस्त्र अधिनियम को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? वह है हमारा भारतीय शस्त्र अधिनियम हम सुमेल करेंगे दोस्तों 1800 किससे? 1878 से। ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम को हम सुमेल करेंगे दोस्तों 1878 से। ठीक है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों हम सुमेल करेंगे शाही पद अधिनियम। तो शाही पद अधिनियम को हम लोग किससे सुमेल करेंगे? शाही पद अधिनियम को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा 1876 से। ठीक है, शाही पद अधिनियम को सुमेल करेंगे 1876 से। फिर कह रहा है दोस्तों भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। ठीक है, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? 1861। ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम को हम लोग सुमेल करेंगे 1861 से। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा 1869 से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर से देखेंगे कि भारतीय शस्त्र अधिनियम को सुमेल करेंगे 1878 से। ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम सुमेल हो जाएगा 1878 से। शाही पद अधिनियम को सुमेल करेंगे 1876 से। क्या है? शाही पद अधिनियम को सुमेल करेंगे 1876 से। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम को सुमेल करेंगे 1861 से। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम को सुमेल करेंगे 1869 से। ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम हो जाएगा 1878 से। शाही पद अधिनियम हो जाएगा 1876 से। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम हो जाएगा 1861 से। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम हो जाएगा दोस्तों 1869 से। ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम हो जाएगा दोस्तों 1878 से। शाही पद अधिनियम हो जाएगा 1876 से। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 से। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 से। ठीक है, और सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, उच्च न्यायालय 1861, विवाह विच्छेद 1869। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम कौन से 20वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है हमारा 20वां नंबर प्रश्न, यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ठीक है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो याद रखिए दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सिक्किम का भारत में विलय किया लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। डेट भी याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों सिक्किम का भारत में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर। ठीक है, चलिए आगे देखें 21वां नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। चलिए कुछ पुस्तक दी गई है दोस्तों और उनके लेखक को यहाँ सुमेल कराया जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन। क्या है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन किसके द्वारा हो जाएगा दोस्तों? यह है द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, गीता रहस्य हम सभी लोग जानते हैं, यह दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारी
बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है पुस्तक गीता रहस्य। ठीक है, कह रहा है दोस्तों अ नेशन इन मेकिंग। तो अ नेशन इन मेकिंग दोस्तों पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, वह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, फिर दोस्तों लिखी गई है इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम लिखी गई है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और सही आंसर इसमें हम क्या मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, यह हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा। गीता रहस्य हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आ नेशन इन मेकिंग हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इंडिया मीन्स फ्रीडम हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन हो जाएगा लाला लाजपत राय। गीता रहस्य हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। आ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, फिर से द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, आ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न देखते चलिए दोस्तों। पूर्व वर्ष के प्रश्न जो होते हैं दोस्तों वो आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में रिपीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट दोस्तों आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए 23वें नंबर प्रश्न को देखें दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो यह थे दोस्तों हमारे हैदर अली। ठीक है, कौन थे, हैदर अली ने दोस्तों 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो याद रखिए दोस्तों हैदर अली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखें। चले कथन देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। ठीक है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। ठीक है, इसका भी आंसर बुक के हिसाब से स्टार मार्क किया गया है, लेकिन दोस्तों देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि आयोग ने विकल्प ए को सही माना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए को सही मानेंगे, क्योंकि आयोग के हिसाब से हैं दोस्तों हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। बिल्कुल सही है। फिर कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, यह भी हमारा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हम मार्क करेंगे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसका आंसर स्टार मार्क किया गया, इसलिए एक बार डिटेल देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। इसका आंसर आयोग ने ए माना था। ठीक है, कह रहा है व्याख्या अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। ठीक है, मुक्त रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां अपनाई। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों जमींदारी, या जिसे हम लोग अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा रैयतवाड़ी। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों हमारा रैयतवाड़ी, और सबसे लास्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा महालवाड़ी। ठीक है, कह रहा है कि इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक अपनी आय को सुनिश्चित करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। फलस्वरूप कृषक वर्ग विभिन्न वर्गों में बंट गए तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। आयोग ने विकल्प ए को सही माना है। ठीक है, हम लोगों ने इस पॉइंट को देख लिया है ध्यानपूर्वक। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने 25वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए अब अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, देखेंगे क्या कह रहा है। 25वें नंबर प्रश्न को देखें। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पश्चिम से पूर्व के क्रम को हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हो जाएगी दोस्तों हमारी सबसे पश्चिम में कौन सी नदी हो जाएगी। तो सबसे पश्चिम में दोस्तों हमारी नदी होगी वह है कौन, सबसे पहले सबसे पश्चिम में हो जाएगी दोस्तों चंबल। ठीक है, सबसे पश्चिम में हो जाएगी दोस्तों चंबल। ठीक है, फिर हो जाएगी दोस्तों कौन, फिर हो जाएगी चंबल के बाद हो जाएगी दोस्तों हमारी सिंध। ठीक है, चंबल के बाद हो जाएगी दोस्तों सिंध, और फिर हो जाएगी दोस्तों कौन, वह हो जाएगी दोस्तों हमारी बेतवा। ठीक है, वह हो जाएगी बेतवा, और फिर हो जाएगी दोस्तों सबसे लास्ट में हमारी केन। ठीक है, तो सीरीज हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए मार्क करेंगे, यानी सबसे पहले हो जाएगा सबसे पश्चिम में चंबल,
फिर हो जाएगा दोस्तों सिंध, फिर हो जाएगा दोस्तों कौन, फिर हो जाएगा दोस्तों बेतवा, और फिर लास्ट में हो जाएगा दोस्तों केन। ठीक है, सबसे पहले होगा दोस्तों चंबल, फिर होगा दोस्तों सिंध, फिर होगा दोस्तों बेतवा, फिर होगा केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन क्या है, सबसे पश्चिम में हो जाएगी चंबल, फिर हो जाएगा दोस्तों सिंध, फिर हो जाएगा दोस्तों बेतवा, फिर हो जाएगा केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, यानी कि 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2, चंबल, सिंध, बेतवा और केन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व सही क्रम। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए मार्क करेंगे। चलिए देखें यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को, कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिए दोस्तों हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिए दोस्तों हिमाद्री श्रेणी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें 27वें नंबर प्रश्न को देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों रेंगमा। ठीक है, क्या है, रेंगमा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे रेंगमा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ज्ञातव्य है कि रेगमा जो जनजाति है इसका संबंध दोस्तों अंडमान निकोबार से ना होकर कहाँ से, नागालैंड राज्य से है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि हालचू, ओंजे और सोमपेन दोस्तों यह तीनों हमारे कहाँ से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं। ठीक है, हालचू, ओंजे और सोमपेन। जबकि रेंगमा जनजाति कहाँ की है, तो यह नागालैंड राज्य की है दोस्तों हमारी रेंगमा। ठीक है, याद रखिएगा रेंगमा हमारी नागालैंड राज्य की है, ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है, रेंगमा, जो कि कहाँ की है, नागालैंड की। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अब हम 28वें नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा 28वां नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखें। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है, तो याद रखिएगा दोस्तों वह है हमारी सतलज नदी। ठीक है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 29वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ देखें, अंगामी जनजाति कह रहा है दोस्तों नागालैंड, बिल्कुल सही सुमेल है, अंगामी हमारा नागालैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों बिरहोर, तो बिरहोर भी याद रखिए दोस्तों झारखंड, बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। कह रहा है दोस्तों खस, खस कह रहा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यह हमारा गलत सुमेल है। खस कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ना पाकर या हम पाएंगे खस को कहाँ पे, तो खस को पाएंगे दोस्तों हम उत्तराखंड में। ठीक है, खस को पाएंगे उत्तराखंड में। टोडा तमिलनाडु, बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा अंगामी हो जाएगा दोस्तों हमारा नागालैंड से। ठीक है, अंगामी हो जाएगा नागालैंड से, बिरहोर हो जाएगा दोस्तों झारखंड से, टोडा हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु से, खस अरुणाचल प्रदेश से ना होकर दोस्तों हो जाएगा हमारा उत्तराखंड से। ठीक है, अंगामी हो जाएगा दोस्तों नागालैंड से, बिरहोर हो जाएगा झारखंड से, टोडा हो जाएगा तमिलनाडु से, खस हमारा अरुणाचल प्रदेश से सुमेल ना होकर दोस्तों उत्तराखंड से सुमेल हो जाएगा। ठीक है, अंगामी हो जाएगा दोस्तों नागालैंड से, बिरहोर हो जाएगा दोस्तों झारखंड से, टोडा हो जाएगा तमिलनाडु से, खस हमारा अरुणाचल प्रदेश से सुमेल ना होकर उत्तराखंड से सुमेल होगा। ठीक है, अंगामी हो जाएगा नागालैंड से, बिरहोर हो जाएगा झारखंड से, टोडा हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु से। ठीक है, और खस अरुणाचल प्रदेश से ना होकर दोस्तों हमारा उत्तराखंड से होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यहां देख लें अंगामी क्या है, नागालैंड, बिरहोर है झारखंड, खस है उत्तराखंड, टोडा है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए 30वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कथन कारण का प्रश्न है, कथन को डायरेक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, कह रहा है दोस्तों अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, यह गलत दिया गया है दोस्तों। भारत में जो मुंबई है दोस्तों वह सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ना कि अहमदाबाद। ठीक है, याद रखिएगा हमारे भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है दोस्तों, वह है हमारा मुंबई। ठीक है, ना कि अहमदाबाद। फिर कारण कह रहा है कि
कह रहा है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आर हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, जबकि कथन हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर हम किसको मार्क करेंगे? सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि कथन हमारा गलत दिया गया है, जबकि कारण सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए 31वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हमारा क्या कह रहा है। 31वां नंबर प्रश्न, यहाँ कुछ खनिज दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, और उनका उत्खनन शहर यहाँ पे सुमेल कराया गया है। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सुमेल करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है दोस्तों हमारा, कह रहा है तांबा। ठीक है, तो तांबा यहाँ पे हमारा सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तांबा हमारा यहाँ सुमेल नहीं है। ठीक है, कह रहा है तांबा चित्रदुर्ग, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। और फिर एक और हमारा सही सुमेल जो नहीं है दोस्तों वह है मैग्नीज भिलवाड़ा। ठीक है, मैग्नीज भिलवाड़ा, जबकि लौह अयस्क बेल्लारी और बॉक्साइट हमारा कटनी, यह सही सुमेल है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा सही आंसर हम किसको मार्क करेंगे? वह मार्क करेंगे दोस्तों 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 को हम अपना सही आंसर मार्क करेंगे, यानी कि जो हमारा सही सुमेल नहीं है वह है दोस्तों हमारा तांबा चित्रदुर्ग से सही सुमेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तांबा हमारा चित्रदुर्ग से सही सुमेल नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा जो मैग्नीज दिया गया है भिलवाड़ा, यह भी हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो हमारा भिलवाड़ा दिया गया है यह भी हमारा सही सुमेल नहीं है। सही सुमेल कौन कौन से हैं? वह है हमारा लौह अयस्क, ठीक है, बेल्लारी क्षेत्र और बॉक्साइट कटनी। ठीक है, यह 2 पॉइंट हमारे सही सुमेल हैं, जबकि इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा हमारा जो पहला पॉइंट दिया गया है कि तांबा चित्रदुर्ग, यह सुमेल नहीं है, और फिर कह रहा है कि बॉक्साइट कटनी, यह भी सही सुमेल नहीं है। तो सही आंसर मार्क करेंगे हम ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, लौह अयस्क बेल्लारी बिल्कुल सही सुमेल है, बॉक्साइड हमारा कटनी बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, चलिए 32वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ठीक है, क्या है? कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ठीक है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य हमारा कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ठीक है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य दोस्तों हमारा कश्मीर घाटी स्थित है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ठीक है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य हमारा कश्मीर घाटी स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है? कह रहा है दोस्तों देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे इनमें से कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों इसमें जो सही सुमेल नहीं है वह है हमारा जर्मनी। ठीक है, जो हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों जर्मनी। कह रहा है नोरे मेंडी। ठीक है, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है, यह दोस्तों नोरे मेंडी यह जर्मनी में स्थित ना होके, ठीक है, नोरे मेंडी क्या है दोस्तों? नोरे मेंडी यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी प्रांत फ्रांस में स्थित है, जो कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, जो हमारा नोरे मेंडी है यह जर्मनी में ना होकर कहाँ पे है दोस्तों? यह उत्तर पश्चिमी फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो यही हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है, बाकी कजाकिस्तान कह रहा है दोस्तों करागांडा। ठीक है, कजाकिस्तान करागांडा बिल्कुल सही सुमेल है। यूक्रेन कह रहा है दोस्तों क्रिवोई राग, तो यह भी सही सुमेल है। फ्रांस कह रहा है पायरेनीज, यह भी सही सुमेल है। ठीक है, कजाकिस्तान कह रहा है करागांडा, बिल्कुल सही सुमेल है। यूक्रेन क्रिवोई राग, यह भी बिल्कुल सही सुमेल है। फ्रांस हमारा पायरेनीज, यह भी बिल्कुल सही सुमेल है। बल्कि नोरेमेंडी जर्मनी दिया गया है, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। नोरेमेंडी जर्मनी में हमारा स्थित ना होकर दोस्तों उत्तर पश्चिमी फ्रांस में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कजाकिस्तान करागांडा बिल्कुल सही सुमेल है। यूक्रेन क्रिवाई राग बिल्कुल सही सुमेल है। फ्रांस हमारा पायरेनीज बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, जबकि जर्मनी नोरेमेंडी यह सही सुमेल नहीं है। नोरेमेंडी हमारा जर्मनी में स्थित ना होकर उत्तर पश्चिमी फ्रांस में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बाकी जो सही सुमेल है उसको याद रखिए कि कजाकिस्तान करागांडा है, यूक्रेन है क्रिवोई राग और फ्रांस है दोस्तों पायरेनीज। कजाकिस्तान है करागांडा, यूक्रेन है क्रिवोई राग और फ्रांस है दोस्तों पायरेनीज। जबकि दोस्तों हमारा नोरेमेंडी कहाँ है? उत्तर पश्चिमी फ्रांस में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
नोरेमेंडी क्या है दोस्तों? तो यह उत्तर पश्चिमी फ्रांस में स्थित एक पर्यटन क्षेत्र है। ठीक है, कजाकिस्तान करागांडा, यूक्रेन क्रिवोईराग और फ्रांस पायरेनीज यह सही सुमेल है। जर्मनी हमारा नोरेमेंडी सही सुमेल नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखें। कह रहा है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फसलों का उत्पादन बहुत विकसित है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, कह रहा है कि विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो याद रखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्या है? विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो याद रखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए आगे देखेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश को सुमेल कराया गया है। ठीक है, तो बैगुओ को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे? बैगुओ को सुमेल करेंगे दोस्तों हम लोग किससे? तो बैगुओ को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों फिलीपींस से। ठीक है, बैगुओ को सुमेल करेंगे दोस्तों फिलीपींस से। ठीक है, हरिकेन को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? तो हरिकेन को सुमेल करेंगे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों टाइफून, तो टाइफून को हम लोग किससे सुमेल करेंगे? तो टाइफून को सुमेल करेंगे दोस्तों हम चीन से। ठीक है, और विलीज को सुमेल करेंगे दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया से। और सही आंसर हम किसको मार्क करेंगे? वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए बैगुओ को सुमेल करेंगे दोस्तों हम फिलीपींस से। ठीक है, बैगुओ को सुमेल करेंगे दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है हमारा फिलीपींस से। ठीक है, बैगुओ फिलीपींस, हरिकेन हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून हो जाएगा दोस्तों चीन और विलीज हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बैगुओ हो जाएगा दोस्तों हमारा फिलीपींस, हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून हो जाएगा दोस्तों हमारा चीन से और विलीज हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। बैगुओ हो जाएगा फिलीपींस से, हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, टाइफून हो जाएगा चीन से, विलीज हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बैगुओ हो जाएगा दोस्तों हमारा किससे? फिलीपींस से। बैगुओ हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस से, हरिकेन हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से, हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, टाइफून हो जाएगा दोस्तों चीन से और विलीज हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बैगुओ हो जाएगा दोस्तों हमारा फिलीपींस से, हरिकेन हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से, टाइफून हो जाएगा दोस्तों चीन से, विलीज हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बैगुओ हो जाएगा दोस्तों हमारा किससे? फिलीपींस से। ठीक है, हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, टाइफून हो जाएगा चीन से, विलीज ऑस्ट्रेलिया से। सही आंसर किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन बी को। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते चलें। जितने भी प्रश्न हमारे दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों 36वां नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? ठीक है, कह रहा है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों दक्षिण पश्चिमी तट। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी तट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। दक्षिण पश्चिमी तट पर दोस्तों हमारी डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों दक्षिण पश्चिमी तट पर हमारी डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्न तटों में से किस पे स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी तट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी तट। ठीक है, चलिए 37वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों अगुलहास धारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगुलहास धारा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों अगुलहास धारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों अगुलहास धारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे सही सुमेल कराया गया है। ठीक है, चलिए यदि बात करें दोस्तों यहूदी की, ठीक है, तो यहूदी की दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे निर्जातीय समूह और देश। तो यहूदी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? वह हो जाएगा दोस्तों हमारा इजराइल से। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है कि टेडा, तो टेडा को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? टेडा को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों लीबिया से। ठीक है, टेडा को सुमेल करेंगे दोस्तों लीबिया से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों बेजा, तो बेजा को हम लोग किससे सुमेल करेंगे दोस्तों? बेजा को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों मिस्र से। ठीक है, और फिर दोस्तों कह रहा है कि लुर, तो लुर को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? ईरान से। ठीक है, चलिए देखिए फिर से यहूदी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों क्या है? यहूदी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों इजराइल से। ठीक है, यहूदी को सुमेल करेंगे दोस्तों इजराइल से। ठीक है, टेडा को सुमेल करेंगे दोस्तों लीबिया से। ठीक है, टेडा को किससे सुमेल करेंगे? टेडा को सुमेल करेंगे दोस्तों लीबिया से। ठीक है, टेडा को सुमेल करेंगे दोस्तों लीबिया से। ठीक है, बेजा को सुमेल करेंगे दोस्तों हम मिस्र से। ठीक है, बेजा को सुमेल करेंगे मिस्र से और लुर को हम लोग सुमेल करेंगे ईरान से। ठीक है,
और सही आंसर किसको हम मार्क करेंगे, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, ठीक है। यहूदी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों इजराइल से, टेडा को सुमेल करेंगे दोस्तों हम लोग किससे, टेडा को सुमेल करेंगे दोस्तों लीबिया से, ठीक है, टेडा को सुमेल करेंगे लीबिया से, बेजा को मिस्र से और लुर को ईरान से, ठीक है। यहूदी को इजराइल से, टेडा को दोस्तों लीबिया से, बेजा को दोस्तों मिस्र से और लुर को दोस्तों ईरान से, ठीक है। यहूदी को इजराइल से, टेडा को दोस्तों लीबिया से, बेजा को दोस्तों मिस्र से, लुर को दोस्तों ईरान से, ठीक है। यहूदी को इजराइल से, टेडा को लीबिया से, बेजा को मिस्र से, लुर को दोस्तों ईरान से। आप लोग सही आंसर इसका याद रखिएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 39वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। राजधानी यहाँ सुमेल कराया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा कह रहा है कि मोरक्को, ठीक है। तो मोरक्को की राजधानी दिया गया है दोस्तों रबात, ठीक है। मोरक्को की राजधानी क्या दिया गया है, रबात, जो कि बिल्कुल सही सुमेल है, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों ट्यूनीसिया, तो ट्यूनीसिया दोस्तों ट्यूनिस दिया गया है, ठीक है। ट्यूनीसिया दिया गया है, ट्यूनिस बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा अल्जीरिया, ठीक है। तो अल्जीरिया कह रहा है दोस्तों अल्जीयर्स, यह भी हमारा सही सुमेल है। जबकि कह रहा है दोस्तों केप वर्डे की राजधानी बमाको, ठीक है। केप वर्डे की राजधानी क्या कह रहा है, बमाको, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। केप वर्डे की राजधानी है दोस्तों प्रया, ठीक है, ना कि बमाको, ठीक है। केप वर्डे की राजधानी है दोस्तों प्रया है, ना कि दोस्तों हमारा बमाको, तो यही हमारा सही सुमेल नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि मोरक्को की राजधानी है रबात, ट्यूनीसिया की दोस्तों ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीयर्स, ठीक है। और केप वर्डे की बमाको ना होके दोस्तों प्रया हो जाएगी, ठीक है। केप वर्डे की बमाको ना होके दोस्तों प्रया हो जाएगी, तो सही सुमेल नहीं है हमारा विकल्प डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीज, ठीक है। याद रखिएगा कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो याद रखिए दोस्तों मैग्नीज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रमुख उत्पादक हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों यह हमारा सही आंसर होगा मैग्नीज। की दक्षिण अफ्रीका का जो पोस्टमासबुर्ग है और उसका समीपवर्ती क्षेत्र है निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो याद रखिए दोस्तों मैग्नीज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ देखें पर्वत और किस देश में वे स्थित हैं उनको सुमेल करना है, ठीक है। तो एटलस को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, ठीक है। एटलस को हम लोग सुमेल करेंगे, वह है दोस्तों हमारा मोरक्को में, ठीक है। एटलस को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों मोरक्को से, ठीक है। फिर है दोस्तों हमारा किलीमंजारो, तो किलीमंजारो को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों तंजानिया से, ठीक है। चिम्बोराजो, ठीक है। तो चिम्बोराजो को हम लोग किससे सुमेल करेंगे, तो चिम्बोराजो को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा इक्वाडोर से, ठीक है। और फिर दोस्तों बचेगा हमारा पायरेनीस, तो इसको हम लोग सुमेल कर देंगे दोस्तों फ्रांस और स्पेन से, ठीक है। चलिए एटलस को सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो एटलस को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों मोरक्को से, किलीमंजारो को सुमेल करेंगे तंजानिया से, चिम्बाराजो को सुमेल करेंगे दोस्तों इक्वाडोर से, और पायरेनीस को फ्रांस और स्पेन से, ठीक है। एटलस को सुमेल करेंगे दोस्तों हम मोरक्को से, ठीक है। एटलस को सुमेल करेंगे मोरक्को से, किलीमंजारो को सुमेल करेंगे दोस्तों तंजानिया से, ठीक है। चिम्बोराजो को सुमेल करेंगे दोस्तों हम इक्वाडोर से, और पायरेनीस को सुमेल करेंगे फ्रांस या स्पेन से, ठीक है। एटलस को सुमेल करेंगे मोरक्को से, ठीक है। किलीमंजारो को हम तंजानिया से, चिम्बाराजो को इक्वाडोर से, और पायरेनीस को फ्रांस या स्पेन से। एटलस को मोरक्को से, किलीमंजारो को तंजानिया से, चिम्बाराजो को इक्वाडोर से, और पायरेनीस को फ्रांस या स्पेन से हम लोग सुमेल करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, एटलस हमारा मोरक्को, किलीमंजारो हो जाएगा तंजानिया, चिम्बाराजो इक्वाडोर, पायरेनीस फ्रांस या स्पेन, ठीक है। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या दिया गया है। इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 42वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, क्या है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो याद रखिए दोस्तों किसके लिए, टिन उत्पादन के लिए, ठीक है। मलेशिया में जो किंटा घाटी है वह प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए, ठीक है। कह रहा है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो याद रखिए दोस्तों टीन उत्पादन के लिए मलेशिया में हमारा
किंटा घाटी प्रसिद्ध है। ठीक है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है हमारा, कह रहा है दोस्तों 43वां नंबर प्रश्न, यहाँ देखें क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें हमारा भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा भूमध्य रेखीय गिनी। ठीक है, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। ठीक है, यह हमारा यहाँ से भूमध्य रेखा जो है वह हमारी नहीं गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से सही आंसर ऑप्शन डी हमारा 3 और 4 हो जाएगा। जबकि गैबोन और सोमालिया से हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से हमारी क्या है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से हमारी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, गैबोन और सोमालिया से दोस्तों गुजरती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो याद रखिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2019। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग एक और वीडियो लाके कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तब तक लगातार पढ़ते रहें दोस्तों।